हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। और प्यारे बच्चों, आज हमारी पहली क्लास है क्रैश कोर्स की, है ना। हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से क्रैश कोर्स की पहली क्लास के लिए तैयार होंगे। मैथमेटिक्स की हमारी पहली क्लास है बच्चों, ठीक है। सब कुछ ठीक चल रहा है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 के बारे में। और प्यारे बच्चों, हम लोग क्रैश कोर्स में मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर हमारे एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत जरूरी है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्यारे बच्चों, जल्दी से सब लोग, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी ऑडियो वीडियो की क्वालिटी अच्छी है? आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मैं जैसे कुछ बच्चों को सुन पा रहा हूँ, रोहन कुमार जी, आरती, बादल, स्नेहा, चंदन, रोशनी, आ जाओ बच्चे। आ जाओ, मैं सुन पा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग सुन पा रहे हैं सब लोग? यस गुरु जी। मेरे बच्चे, आइए क्लास को शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। और आज का मोटिवेशन देखते हैं कि बुरी बात यह है कि समय कम है। बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। तो मेरे विद्यार्थी जी, अभी भी समय है। जो हमारे पास समय बचा है 50 से 60 दिन, इस समय को बहुत अच्छे से हमें यूटिलाइज करना है। मैंने बोला था आप सभी को मैथमेटिक्स की कॉपी अलग से परचेज करने के लिए। अगर आपने मैथ की जो कॉपी होती है, जिसे हम लोग नोटबुक कहते हैं, अगर आपने मैथ का नोटबुक परचेज कर लिया है तो मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में यस लिख करके भेजिए। यस भैया, यस गुरुजी, हमने मैथमेटिक्स की नोटबुक परचेज कर ली है। जल्दी से सब लोग यस लिख करके भेजेंगे कि सर हमने मैथमेटिक्स की नोटबुक परचेज कर ली है। फटाफट से यस गुरुजी, यस 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 यस। अति सुंदर, अति सुंदर। आइए, जो नोटबुक आपने परचेज कर ली है वहीं पर आप लिखना शुरू कीजिए। मेरे बच्चे, वहीं पर क्रैश कोर्स आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स का। चलिए वहीं पर लिखिए बच्चों। सबसे पहले पहले ऊपर में लिख दीजिए क्रैश कोर्स, है ना। क्या लिखना है बच्चों? क्रैश कोर्स लिख दीजिएगा। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख दीजिएगा मैथमेटिक्स, यानी बच्चों हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं। और मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100, मैथ्स में क्या है बच्चों? 100 आउट ऑफ 100 रखना है। और मेरे बच्चे, हमारा ये जो चैलेंज होने वाला है बच्चों, डेज कितने हैं हमारे पास? डेज कितने हैं? तो डेज हमारे पास 45 से 60 डेज हैं। और बच्चों, हमारा ड्रीम क्या है? हमारा ड्रीम क्या है? हमारा ड्रीम क्या है? ड्रीम है बच्चों 450 प्लस, 450 प्लस, ये अपना ड्रीम है। तो इतनी बातें आप लोग अपने अपने नोटबुक पर लिख दीजिए। इतनी बातें अपने नोटबुक पर लिख दीजिए सब लोग, बहुत तेजी में, फटाफट से। सुबह का रिकॉर्ड टूट गया बच्चों, 7000 लोग ज्यादा जुड़ गए। धन्यवाद आप सभी का। आ जाओ। आइए शुरू करते हैं। लिख दिए? इतनी बातें लिख दिए तो दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी हमने तो इतनी बातें लिख डाली हैं। लिख डाली हैं? बताओ जल्दी से। यस। अब चैप्टर का नाम लिखिएगा बच्चों, वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम लिखिएगा, चैप्टर 1, है ना। चैप्टर 1 बच्चों, वास्तविक संख्या लिखिएगा। वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है बच्चों वास्तविक संख्या। चलिए, चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या लिखेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी? अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं रियल नंबर्स, है ना। रियल नंबर हम इसे कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो प्लीज आप मुझे बताओ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से आते हैं? ऑब्जेक्टिव सवाल कितने आते हैं गुरुजी? ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से आते हैं हमारे, ऑब्जेक्टिव सवाल 8 से 10। कितने आते हैं बच्चों? 8 से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। क्या आपने सोचा है बच्चों कि 2 मार्क्स वाले कितने सवाल इस चैप्टर से आएंगे? तो 2 मार्क्स वाले सवाल मेरे बच्चे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। क्या यहाँ से कोई 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बनेगा? क्या कोई 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बनेगा? बोलो यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। नहीं गुरुजी,
5 मार्क्स वाले कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बनते हैं। 8 मार्क्स अगर हम पकड़ते हैं, 8 की मल्टीप्लाई 1 से इज इक्वल टू 8। मेरे बच्चे 3 की मल्टीप्लाई 2 से 6। अप्रॉक्स बच्चों कितने नंबर का ये चैप्टर है, लिख दीजिए अपनी कॉपी पर, अपनी कॉपी पर लिख दीजिए कितने नंबर का ये चैप्टर है, कितने नंबर का चैप्टर है बताओ। कितने नंबर का चैप्टर है, 14 है ना, 14 से 15 नंबर का ये चैप्टर है। मैं खुद से लिख देता हूं बच्चों, हमारा ये 14 से 15 नंबर का ये चैप्टर है। मैं पूछना, मैं आपको बच्चों ये चीज बताना चाहता हूं कि पहले मुझे ये बताइए, पहले मुझे ये बताइए आप लोग कि हमारा एग्जाम कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कितने नंबर का आता है क्वेश्चन। तो बच्चों हमारा जो एग्जाम होता है, एग्जाम में क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं एग्जाम में, तो बच्चों क्वेश्चन आते हैं टोटल 200 मार्क्स के, और 200 में से हमें बनाना होता है 100 मार्क्स, है ना बच्चों। 200 में कितने बनाने होते हैं बताओ, तो हमें एग्जाम में 200 में से 100 में, है ना, 200 में 100 का आंसर देना है ना, 200 में 100 का हमेशा याद रहे, टोटल 200 होते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं, लिखिएगा सबसे पहला, शुरू करें, स्टार्ट करें टॉपिक को, टॉपिक शुरू करें। मेरे छोटे भाई बहन जल्दी बताओ, टॉपिक शुरू करें, टॉपिक स्टार्ट करें। हाँ चलिए मेरे बच्चे, आपने जरूर कभी ना कभी ये चीज पढ़ा होगा बहुत अच्छे से कि बच्चों जो गिनती की संख्या है, यानी मैं अगर कह दूं बच्चों कि ये 1 2 3 4, इस संख्या को क्या कहते हैं, ये जो गिनती की संख्या है जिसको 1 2 3 4, इसे हम क्या कहते हैं गुरुदेव। गिनती की संख्या को मैं पहले ऊपर ऊपर पढ़ाता हूं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं गुरुदेव। गिनती की संख्या को मैं कहता हूं प्राकृत संख्या, है ना। गिनती की जो संख्या है मेरे बच्चे, इसे कहते हैं प्राकृत संख्या। कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा, जो गिनती की संख्या है हम इसे कहते हैं प्राकृत संख्या। और गिनती की संख्या में अगर हम जीरो को ऐड कर दें, अगर जीरो को इसमें शामिल कर दें, जीरो को भी शामिल कर दें, तो अब जो हमारे पास बना, अब क्या बना बताओ। अगर प्राकृत संख्या के परिवार में, अगर हम प्राकृत संख्या के परिवार में जीरो को शामिल कर देते हैं तो क्या बनता है सर। प्राकृत संख्या के परिवार में जीरो को शामिल करने से क्या बनता है सर। जीरो को शामिल करने से बनता है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के परिवार में जीरो को शामिल करने से क्या बनता है, जीरो को शामिल करने से बनता है पूर्ण संख्या। और बच्चों याद कीजिए, अगर पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दें, पूर्ण संख्या में अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ दें, ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ दें तो क्या बनता है। अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ दें तो क्या बनता है, बस मैं समझा रहा हूं, फिर मैं तोड़ तोड़ कर समझाऊंगा। अगर पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ दें तो बनता है बच्चों पूर्णांक संख्या। ध्यान रखिएगा क्या बनता है मेरे बच्चे, तब जाकर के बनता है पूर्णांक संख्या। क्या बनता है, पूर्णांक संख्या। और बच्चों बनता है, क्या बनता है, पूर्णांक संख्या बनता है मेरे बच्चे, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में अगर हम रूट वाली संख्या को जोड़ दें, ध्यान रखिएगा क्या बनता है, पूर्णांक संख्या बनता है। और मेरे बच्चे इसमें अगर हम बटे वाली संख्या को जोड़ दें, तो अगर हम इसमें बटे वाली संख्या को जोड़ दें, इसमें बटे वाली संख्या को जोड़ दें, जैसे 2/3, 3/4, ऐसा कोई संख्या जोड़ दें तो क्या बनता है सर। पूर्णांक संख्या में बटे वाली संख्या को जोड़ देंगे तो हमारा बनता है परिमेय संख्या। क्या बनता है बच्चों, परिमेय संख्या। बच्चों बनता है परिमेय संख्या। और जो संख्या परिमेय नहीं है, जो संख्या परिमेय नहीं है, जैसे रूट के अंदर 3 हो गया, रूट के अंदर 2 हो गया, रूट के अंदर 5 हो गया, जो परिमेय नहीं है वो क्या है, जो परिमेय नहीं है वो क्या है सर। जो परिमेय नहीं है उस संख्या को कहते हैं अपरिमेय संख्या। जो परिमेय नहीं है हम उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या। और बच्चों आपने पढ़ा होगा कि परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को दोनों को अगर मिला दे, तो परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को, दोनों संख्या को मिला दें तो क्या बनता है। ये बस नॉलेज के लिए है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दें तो क्या बनता है, दोनों को मिला दें तो क्या बनता है सर। दोनों को मिला दें तब जाकर बनता है वास्तविक संख्या, तब जाकर बनता है वास्तविक संख्या। दोनों को मिला दें तब बनता है वास्तविक संख्या। तो ये है बच्चों पूरा का पूरा
मामला वास्तविक संख्या का, जिसको रियल नंबर कहते हैं। थोड़ा बहुत भी 1% भी समझ में आया है तो दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव अच्छा लगा, समझ में चीजें आ गई। जरूर जरूर बच्चों, अगर 1% भी समझ में आया तो दिल बनाकर भेज दीजिए जल्दी से। समझ आया आपको? नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए सब लोग, है ना? अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यस यस, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बढ़ जा आगे, बढ़ जा आगे, बताइए मुझे, बढ़ जा आगे। यस सर, बढ़ जाइए। आइए बच्चों, ये तो ओवरऑल मैं बता रहा था, लेकिन हमें थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे थोड़ा सा डीपली चलते हैं। अब बताइए मुझे, डीपली में लिखना शुरू कीजिएगा। ऊपर में लिखिए बच्चों, ऊपर में लिखिए सबसे पहले अंक। बच्चों अंक किसे कहते हैं बताओ? डिजिट किसे कहा जाता है? लिखेंगे, क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हैं हम लोग डिजिट के बारे में। तो अंक क्या है? तो बच्चों याद रखिएगा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे अंक कहते हैं, है ना? को अंक कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी को अंक कहते हैं। नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में, इसे ही हम लोग बच्चों अंक कहते हैं, इसे ही अंक कहते हैं। और इन्हीं अंकों से मिलकर संख्या बनती है। सबसे पहले बात हो रही है बच्चों प्राकृत संख्या की। सबसे पहली बात हो रही है प्राकृत संख्या की। आप बताओ बच्चों, प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या कौन है? तो बच्चों याद रखना कि गिनती की जो संख्या है, ज्यादा टाइम हम नहीं देंगे, 1 2 3 4 5, ये जो डॉट 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 लिमिट है ना, अनंत तक चलते हैं, ये हमारी प्राकृत संख्या है। मेरे बच्चे प्राकृत संख्या के बाद प्राकृत संख्या के बाद बताइए पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या के बारे में बताइए। पूर्ण संख्या क्या है? कहाँ से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या? सर पूर्ण संख्या के बारे में हम आपको बताते हैं। प्राकृत संख्या के फैमिली में 0 को ऐड कर दीजिए। जब आप प्राकृत संख्या के फैमिली में 0 को भी ऐड करेंगे तो पूर्ण संख्या बनता है। मेरे बच्चे आप बताइए पूर्णांक संख्या क्या होगा? पूर्णांक संख्या क्या होगा? तो सर पूर्णांक संख्या क्या करेंगे? पूर्ण संख्या के फैमिली में पूर्णांक संख्या की बात हो रही है, तो पूर्ण संख्या की फैमिली में, पूर्ण संख्या की फैमिली में नेगेटिव ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ेंगे। ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है। ये बच्चों ये जा रहा है पॉजिटिव, इधर पीछे आएगा नेगेटिव, पीछे आएगा नेगेटिव, पीछे आएगा नेगेटिव अनंत तक। तो मेरे बच्चे ये हमारी पूर्णांक संख्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि -3 कौन सी संख्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ भैया कि -3 कौन सी संख्या है, तो आप आंसर क्या मारेंगे? कौन सी संख्या है? तो मुझे भरोसा है आप लोग उत्तर बताएंगे। तो बच्चों आपने देखा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। जस्ट आगे बढ़े, थोड़ा फास्ट नोट करते चलना, मेरे साथ नोट करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक के बाद मेरे बच्चे अगर कोई पूछे आपसे नंबर 4 में कि भाई बताओ सम संख्या क्या है, तो आपको पता है ना सम संख्या कि बच्चों जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, हम उन्हें सम कहते हैं। यानी 2 4 6 8 10, इतना तो आप लोग जानते ही हैं कि आप लोग आराम से बता देंगे। सम के बाद बच्चों होता है विषम संख्या। तो बताइए बच्चों विषम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में बताइए कि विषम संख्या कौन कौन सा है? विषम संख्या कौन कौन सा है? जो 2 से पूरी तरह डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो। 1 2 है ना, 1 के बाद 3 के बाद 5, फिर 7 है, 9 है, डॉट डॉट। मेरे बच्चे मैंने आपको बताया था, शायद आप अगर फुल बैच पढ़े होंगे तो फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था 0 कौन सी संख्या है। ये आपको उत्तर में भेजना है कि मेरे बच्चे 0 कौन सी संख्या है। बस नॉलेज के लिए, क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया है 0 कौन सी संख्या है। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, सम संख्या है या विषम संख्या है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई संख्या है तो वो बच्चों अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या है। मेरे बच्चे अभाज्य संख्या के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभाज्य संख्या को जानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी
किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो। कहते हैं बच्चों वैसी संख्या, नोट कीजिएगा मेरे साथ में, लिखिएगा वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक और, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, विभाज्य न हो। बच्चों ये भी बता देना था कि एक से बड़ी, मेरे बच्चे एक से बड़ी, एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी है ना, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, हम उसे अभाज्य कहते हैं। क्या आप जैसे बता सकते हैं? क्या आप जैसे बता सकते हैं? जैसे में कौन कौन सी संख्या होगी? क्या आप मुझे बता सकते हैं? बताइए जैसे में क्या होगा मेरे बच्चे, प्लीज बताइएगा। तो जैसे में होगा, जैसे की बात करें तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, दो अभाज्य संख्या है, तीन अभाज्य संख्या है, 5 है, 7 है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि वो कट रहा है किसी से, 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, डॉट 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 मेरे बच्चे, डॉट डॉट डॉट। अगर समझ गए तो प्यारा सा एक बार दिल बनाकर भेज दीजिए कि गुरुदेव हम समझ गए। जल्दी से एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेज दीजिए समझ गए तो। ठीक है, यहां से मेरे बच्चे, यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं नोट कीजिएगा। पहला सवाल बन सकता है, याद रखिएगा, प्रश्न, है ना। यहां से जो प्रश्न बन सकता है, प्रश्न नोट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, सबसे छोटी, है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दूसरा सवाल बन सकता है, एकमात्र, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। मेरे बच्चे जितनी भी अभाज्य संख्या है उसमें एक ही ऐसी अभाज्य संख्या जो सम संख्या भी है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। सवाल ये भी बन सकता है, 2 अंक की सबसे छोटी, 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सवाल नंबर 4 है, 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। दो अभाज्य संख्याओं का, 2 अभाज्य संख्याओं का, 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा, 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा। तो मेरे बच्चे 5 सवाल हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला सवाल देखेंगे मेरे सभी भाई बहन, पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, दुनिया में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सबके सब विषम हैं, सिर्फ 2 को छोड़कर। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। और बच्चों 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा जब भी पूछा जाए, मौसा याद रखना, मौसा हमेशा एक होता है, हमेशा एक होता है, हमेशा एक होता है। या सवाल में ऐसा पूछा जाए मेरे बच्चे, मैं यही लिख देता हूं, 2 सह अभाज्य, सह अभाज्य भी मैं आपको आगे बताऊंगा, 2 सह अभाज्य संख्याओं का, 2 सह अभाज्य संख्याओं का, 2 सह अभाज्य संख्याओं का मौसा, तो 2 सह अभाज्य संख्याओं का मौसा भी हमेशा हमेशा एक होता है। बच्चों 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? सवाल ये भी बन जाता है कि 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक में, 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य, कितनी अभाज्य संख्या है। सवाल ये भी बनता है कि 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य,
कितनी अभाज्य संख्या है। विद्यार्थी जी याद रखिएगा 1 से 50 तक गिनने जाइएगा तो मात्र 15 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी आपको, और 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। ये नॉलेज को यहीं पर हम लोग रोकते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हमने आपको बताया कि इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं मैंने आपके समक्ष रख दिया है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या आपने देखा वैसी संख्या जो एक से बड़ी, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हो उसे अभाज्य कहते हैं। अब जस्ट इसका अपोजिट पढ़ेंगे, जस्ट इसका उल्टा पढ़ेंगे बच्चों 7वें नंबर में भाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे बच्चों? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या नोट कीजिएगा, लिखिएगा एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी, एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जो है ना, एक से बड़ी वैसी संख्या जो 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 एक और स्वयं के अलावे, जो एक और स्वयं के अलावे, जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी, एक और स्वयं के अलावे, एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी विभाज्य हो। अन्य संख्या से भी विभाज्य हो। जैसे बताओ बच्चों, अन्य संख्या से भी विभाज्य हो तो एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्याओं से भी विभाज्य हो, हम उसे भाज्य कहते हैं। जैसे बताओ बच्चों, जैसे में क्या होगा? जैसे में क्या होगा? तो सर जैसे में यहाँ सबसे पहली होता है बच्चों, देखो एक तो ना भाज्य है ना अभाज्य है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 के बाद 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, डॉट डॉट। यहाँ से एक ही सवाल बनते हैं बच्चों, एक ही सवाल बनता है, याद रखिएगा सवाल को। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी, क्या रखना है बच्चों? सबसे छोटी भाज्य संख्या। आंसर बताओ क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको पता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है बच्चों। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बच्चों परिमेय संख्या। नोट कीजिएगा 8वें नंबर में टॉपिक नोट कीजिएगा बच्चों, परिमेय संख्या। ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या याद रखिएगा बच्चों, परिमेय संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, है ना। लिखेंगे बच्चों, वह संख्या, वह संख्या, वह संख्या जिसे, वह संख्या जिसे हम, वह संख्या जिसे हम p/q मतलब बच्चों या हम कह सकते हैं अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिख सकें। अर्थात मेरे बच्चे अंश बटा हर, वैसी संख्या जिसे हम p/q अर्थात अंश बटा हर के रूप में, हर के रूप में लिख सकें, हर के रूप में, हर के रूप में लिख सकें, लिख सकें। तो मेरे बच्चे वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, हम उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे बताओ बच्चों, जैसे में क्या क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से, जैसे में क्या क्या होगा? जैसे बच्चों हम कह सकते हैं, जैसे में हम कह सकते हैं कि हमारा 3/4 जैसा 5/2। अगर मैं सिर्फ 1 कह रहा हूं तो क्या सिर्फ 1 हमारा परिमेय संख्या है? अगर मैं सिर्फ 1 कह रहा हूं तो क्या सिर्फ 1 परिमेय संख्या है? यस गुरुजी, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है। अगर मैं 0 कह रहा हूं तो क्या 0 सिर्फ परिमेय संख्या है? बिल्कुल, क्योंकि इसके नीचे 1 है। अगर मैं कह रहा हूं बच्चों रूट के अंदर में, मैं कह रहा हूं कि रूट के अंदर में 2, तो क्या ये परिमेय संख्या है? बताओ, रूट के अंदर में 2 क्या परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर में 2 का मतलब ये हुआ कि जो रूट है इसका पावर हाफ है बच्चों, पावर हाफ है, नहीं पावर हाफ नहीं होना चाहिए। नो, जल्दी बोलो, नो नो नो। अपने तरफ से एक एक कमेंट मुझे भेजिए, परिमेय संख्या के एक एग्जाम्पल आप मुझे भेजिए। नो, तो ये एग्जाम्पल नहीं होगा, ये एग्जाम्पल नहीं होगा मेरे बच्चे। अगर है ना, अगर मैं रूट के अंदर 4 कह दूं तो हाँ, रूट के अंदर 4 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहां से बाहर 2 होगा, यहां से 2 बाहर होगा और फिर 2 पर पावर पूरा का पूरा 1 है।
तो रूट के अंदर 4 कह सकते हैं, ठीक है ना मेरे बच्चे। पॉइंट में कह सकते हैं क्या, है ना, क्या हम रूट के अंदर 4 कह सकते हैं? यस। क्या मैं 0.3 कह सकता हूं मेरे बच्चे? जल्दी बताना। 0.3 कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि जब 0.3 के पॉइंट उड़ते हैं तो नीचे 10 आता है, अर्थात 3/10 होता है। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा 3/10। अगर मैं रूट के अंदर कह दूं 9/16, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं, क्योंकि 9 के लिए फिर 3 बाहर, 16 के लिए 4 बाहर। दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है मेरे बच्चे। 22/7 पॉसिबल है ना। 0.3 0.9 पॉसिबल है। माइनस में 3 परिमेय संख्या है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो ये टॉपिक से क्वेश्चन बहुत बनते हैं मेरे छोटे भाई बहन, बहुत बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में लिखिएगा अपरिमेय संख्या। नोट कीजिएगा सब लोग, लिखिएगा मेरे बच्चे अपरिमेय संख्या। अब बताइए जल्दी से कि अपरिमेय संख्या में क्या होगा? वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। हम लिखेंगे वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, हम उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। बच्चों जैसे बताओ, तो जैसे बताओ जल्दी से। तो सर जैसे में हम लिखेंगे, रूट के अंदर में 2, रूट के अंदर में 3। बच्चों पाई भी एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। 1 पॉइंट है ना, 0.324 और फिर डॉट 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 अगर लगा हुआ है तो ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी मेरे बच्चे। 1/√7 ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी। समझ गए? बताओ एक उदाहरण आप भी भेजो। चलिए तो बच्चों जल्दी से लिखकर भेजो। हो गया? समझ गए तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर समझ गए है ना, समझ गए। चलिए हो गया बच्चों, समझ गए ना? समझ गए बच्चों? यस लिखकर भेजिए एक बार जल्दी से। हाँ तो मैं कुछ सवाल देता हूं, आपको चूज करना है कि कौन सा परिमेय है, कौन सा अपरिमेय है, ठीक है ना। तो सवाल देखेंगे बच्चों, है ना, परिमेय अपरिमेय को चूज करें, है ना। परिमेय या अपरिमेय। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है उसमें आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। लीजिए बच्चों पहला ऑप्शन है 1/रूट के अंदर में 2। सवाल नंबर दूसरा है जहां बच्चों पाई। सवाल नंबर तीसरा है जहां बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि भाई √4/49। सवाल नंबर बच्चों चौथा आ रहा है, चौथा क्वेश्चन है 0.3 है ना, 0.32145 और डॉट डॉट लगा है। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे बच्चे √, ध्यान दीजिएगा 22/7 है। क्वेश्चन नंबर है √, मेरे बच्चे √49। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि 1/रूट के अंदर में 20। अब बताओ इसमें कौन कौन सा परिमेय है, कौन कौन सा अपरिमेय। बहुत फास्टली करेंगे ठीक है। सब लोग आंसर भेज रहे हैं मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। जब मैं कह रहा हूं कि 1/√2, देखो √2 के पूरे वर्गमूल बाहर नहीं होते हैं तो ये संख्या अपरिमेय है, यानी ए लगा देते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ए लगा देते हैं। देखो ये 4 के लिए ना वर्गमूल बाहर 2 हो जाएगा और 49 के लिए वर्गमूल बाहर 7 हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है, पी लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट आगे अगर लिख दिया गया है तो समझो ये अपरिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है। 49 के लिए पूरा वर्गमूल बाहर 7 हो जाता है, अर्थात ये एक परिमेय संख्या है। और मेरे बच्चे 1/20 का वर्गमूल बाहर नहीं कर पाएंगे तो समझो अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जहां हम आपको परिमेय और अपरिमेय हमें बताना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो हमें उम्मीद है एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजते रहिए कि सर क्या आपको परिमेय अपरिमेय समझ में आ गया बच्चों, बताओ, है ना। कितने क्वेश्चन सही हुए आपके? टोटल 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन दिए गए हैं।
7 क्वेश्चन दिए गए हैं, 7 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और एक पॉइंट नोट करके हमेशा रखिएगा, एक पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, नोट देके रखिएगा स्टार बच्चों की पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 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 पाई का मान, जबकि पाई का मान 22/7, 22/7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान है 22/7 वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, बढ़ जा आगे। चलो, तो हम लोग ये परिमेय अपरिमेय वाले कॉन्सेप्ट से भी आगे बढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। हो गया बच्चों? चलिए, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट। परिमेय अपरिमेय तक मामला हो गया तो समझो बहुत बड़ी बात है। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट है ना, अगला कॉन्सेप्ट है अगला कॉन्सेप्ट है हमारा बच्चों यूक्लिड विभाजन, है ना। परिमेय अपरिमेय यहां तक हो गया। अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारा पहले एलसीएम एचसीएफ। ठीक है ना, लिखो बच्चों एकदम आराम से, है ना। एलसीएम एचसीएफ मतलब कि लघुत्तम, क्या बोलते हैं बच्चों, लघुत्तम समापवर्तक, है ना, समापवर्त्य, है ना, समापवर्त्य, वर्त्य, समापवर्त्य, वर्त्य, समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। और बच्चों हमारा क्या है, महत्तम समापवर्तक, है ना, महत्तम समापवर्तक, है ना, समापवर्तक। मेरे बच्चे ये है हमारा, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, शॉर्टकट में इसे बोलते हैं एलसीएम और इसे बोलते हैं एचसीएफ। मेरे बच्चे एलसीएम और एचसीएफ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग यूक्लिड पर जाएंगे, इसके बाद यूक्लिड पर जाएंगे। आपको एलसीएम निकालना आता है ना बच्चों? कोई संख्या अगर मान लो कि मैंने दे दिया, मैंने एक संख्या दिया, जैसे मान लो 2, 4 और 6। अब बताओ जल्दी से इसका एलसीएम क्या होगा? ठीक है ना, जल्दी से मेरे बच्चे 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 2, 4 और 6 का एलसीएम, अगर मैं इसको, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अब तो ये डिवाइड होगा ही नहीं, तो 2 × 2 × 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 आंसर होगा 12। एक क्वेश्चन में और देता हूँ मेरे बच्चे, एक सवाल में और देता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछूंगा भाई बताओ कि 6 है, 18 है और 20 है, इसका एलसीएम क्या होगा? 6, 18 और 20 का एलसीएम, 6, 18 और 20 का एलसीएम क्या होगा? सर 6, 18, 20 का पहले 2 से भाग लगाते हैं 3, और फिर बच्चों 2 से 18 जाएगा तो 9, और फिर 2 से जाएगा तो बच्चों 10। और फिर ध्यान दीजिएगा 3 है, 9 है और 10 है। अब मेरे बच्चे 3 से 2 संख्याएं कट रही हैं, तो फिर 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, 10 की जगह पर 10। बच्चों गुणा कीजिएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 की मल्टीप्लाई 3 से, और फिर बच्चों 10। टोटल बताओ कितना हुआ मेरे बच्चे? टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18, 180। ठीक है, मुझे लगता है आंसर 180 आ गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं एलसीएम, इसे कहते हैं एलसीएम, जो हमने सीखा था बच्चों बहुत ही प्यार से, बहुत ही बचपन में हमने सीख लिया था कि भाई एलसीएम ऐसे बनाना है। एलसीएम हो गया। अब बच्चों बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। मेरे बच्चे मैं पूछता हूं कि 4 और, है ना, ध्यान रखना बच्चों, मैं पूछ रहा हूं 4 और 14 का एचसीएफ क्या होगा? 4 और 14 का एचसीएफ क्या हुआ? तो बच्चों बचपन में हम लोग पढ़े थे, पहले उस फॉर्मेट से आप निकालना सीखो जो बचपन में पढ़े थे। 4 और 14 का एचसीएफ पूछा है। आपको पता है बच्चों कि मैं अगर 4 से डिवाइड करता हूं, 4 से डिवाइड करता हूं 14 को, तो 4 तिया 12, बच गया शेष 2। अब ये जब शेष बच गया 2 बच्चों, ये भाग तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, जब 2 शेष बच गया, अब ये छोटा पड़ गया तो हम इसको फिर
इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, भाजक मानते हैं और इस 4 को भाज्य मान लेते हैं और 2 बार में बच्चों हमारा 2 कट गया। और अंतिम जो है, ध्यान दीजिएगा, अंतिम ये बीच वाला हमारा भाज्य कहलाता है, भाज्य कहलाता है। जिससे भाग लगाते हैं हम इसको भाजक कहते हैं, जितनी बार भाग लगे हम उसको भागफल कहते हैं। और जो हमारा उत्तर, जो हमारा लास्ट में बचता है उसे शेषफल। तो अभी वाले भाग में, अंतिम वाले भाग में जो भाजक है हमारा, जो भाजक है हमारा वो 2 है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा, इसलिए हमारा आंसर 2 होगा, इसलिए हमारा आंसर 2 होगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 6 है मेरे बच्चे ना, ध्यान देना, 6 है और 40 है, 6 और 40 है। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा, बहुत फास्टली। तो बच्चों जो छोटी संख्या है, ऑलवेज हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं। 6 बार में 6 छा के 36 बच गया बच्चों, 6 छा के 36, 4 बचा। ये हमारा स्मॉल हो गया, ये हमारा बड़ा है। तो अब ये यहाँ से बच्चों एक बार भाग लगेगा 4, अब बच गया 2। अब फिर देखो ये छोटा है, ये बड़ा पड़ गया, तो अब इसको घेरना है, यहाँ 4 को लाना है मेरे बच्चे। कितनी बार में, 2 बार में हमारा कैंसिल। अब जब भाग आपको लगे तो लास्ट में आपको देखना है अंतिम वाला बच्चों भाजक आपको उठाना है, जो अंतिम भाजक है वही आपका आंसर है, अर्थात बच्चों आपका उत्तर 2 होगा। एक बार फिर से आपका उत्तर, फिर से एक बार उत्तर आपका 2 हो गया, फिर से आपका उत्तर 2 हो गया। सवाल मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं, सवाल आगे बढ़ते हैं। सवाल है अपने पास 30 है और 150 ना नहीं बच्चों, सवाल उठाते हैं। सवाल है 24 है और मेरे बच्चे 24 है और 130 है। चलो 130 है, 24 और 130, जल्दी बताओ इसका मौसा क्या होगा, इसका मौसा क्या होगा। थोड़ा फास्ट करेंगे मेरे बच्चे। आपको पता है कि जो छोटी संख्या है उससे ही डिवाइड करना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में। आप 24 का पढ़ा पढ़े होंगे, 24 का पढ़ा जल्दी करेंगे बच्चों, टाइम है ना। 24 का पढ़ा पढ़े होंगे आप। 120 में 24 पंजे 120 होता है, 24 पंजे 120 होता है, 120 होता है। अब शेष 10 बच गया, अब ये इससे छोटा हो गया, तो अब 10 से ही भाग लगा देंगे 24 में, जो कि 2 बार में भाग लगेगा। यहाँ पर 20, फिर से 4 बच गया, अब ये 4 छोटा पड़ गया। अब 4 से ही भाग लगा देंगे 10 में, 2 बार में भाग लग जाएगा 8, अब बच गया 2। फिर ये 2 से ही भाग लगा देंगे 4 में, और 2 बार में बच्चों 4 कट गया। अब जब भाग लगे तो अंतिम वाला चेक कीजिएगा, अंतिम भाजक जो है, अंतिम जो आपका भाजक है वही आपका उत्तर 2 है। तो मेरे प्यारे बच्चे कितना प्यारा उत्तर है, कितना प्यारा उत्तर है, कितना प्यारा उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल लिखते हैं, अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल है मेरे बच्चे, अगला सवाल है, अगला सवाल है मेरे बच्चे 125 और 600, 125 और 600 आपको बताना है कि इसमें HCF कौन सा है। 125 और 600 में HCF कौन सा है ये आपको बताना है मेरे बच्चे। एक तरफ है 125, एक तरफ है 600, है ना। 125 और 600 की बात हो रही है, तो अगर हम भाग लगाते हैं 125 से 600 में, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, 25 पंजे होता है 625, तो 25 पंजे तो नहीं लग सकता, 25 पंजे 625, 25 चौके कितना होता है, 25 चौके, तो मेरे बच्चे 25 चौके कितना होता है, 25 चौके होता है 500, ठीक है ना। तो 500 लिखेंगे, बचेगा बच्चों 100। अब ये 125 बड़ा हो गया ना भाई, तो यहाँ पर इसको घेर करके 125 लाएंगे। अब मेरे बच्चे एक बार में आप 100 इसमें डिवाइड करोगे, बचेगा कितना, 25। अब इस 25 से भाग करेंगे मेरे बच्चे 100 में से, है ना। तो मेरे बच्चे 25 चौके 100, तो बताओ अंतिम में हमारा उत्तर कितना आया, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ उत्तर कितना आया। तो सर हमारा जो अंतिम आंसर है ना, अंतिम भाजक है ना, वो हमारा उत्तर हो गया, अंतिम भाजक है ना, ये उत्तर 25, ये उत्तर 25 है। इसको नॉर्मल बच्चों हम लोग कहते हैं HCF और LCM, नॉर्मल HCF और LCM कहते हैं, जो बचपन में ही हम लोग पढ़ लेते हैं। नॉर्मल HCF और LCM कहते हैं, नॉर्मल HCF और LCM। इस कॉन्सेप्ट को आप 100% में कितना परसेंट समझते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा लीजिए कि 100% में कितना समझते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को 100% समझते होंगे तो समझिए मैथमेटिक्स आपके लिए हलवा होने वाला है, मैथमेटिक्स हलवा होने वाला है। चलिए अगले टॉपिक में चलते हैं, हम इस टॉपिक पर वापस आएंगे। अभी थोड़ी देर के लिए हम आपको यहाँ से दूर लेकर जाते हैं बच्चों, दूर लेकर जाते हैं। हम आपको सिखाते हैं कि कैसे भाज्य संख्याओं को अभाज्य में तोड़ना है। तो लिखिएगा, टॉपिक का नाम लिखिएगा,
टॉपिक यहाँ से शुरू कीजिएगा नंबर 1। लिखिए अपनी कॉपी में सब लोग टॉपिक नंबर 1 लिखिए। लिखिए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना, है ना, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। मेरे बच्चे टॉपिक का नाम है संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। मुझे भरोसा है कि आप लोगों को पहले से ही आता होगा, फिर भी देखते हैं कौन कौन बाजी लगाता है। मेरे बच्चे अगर एक छोटी सी संख्या मैं कह दूं आपको कि मेरे पास एक छोटी सी संख्या 24 है, जो कि एक भाज्य संख्या है। आपको करना क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो जल्दी से बताओ कि 24 जो संख्या है पहली बार ये किससे डिवाइड होगी? 24 संख्या 2 से डिवाइड होती है 12 बार में, फिर ये 2 से डिवाइड होगी 6 बार में, फिर ये 2 से डिवाइड होगी 3 बार में, और फिर ये 3 से डिवाइड होगी 1 बार में। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि 24 को हमने डिवाइड कर दिया, 24 को हमने डिवाइड कर दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 में। तो 24 हमारा डिवाइड हो चुका है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 में। मेरे बच्चे हम बात करते हैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन है ना, आपके सामने क्वेश्चन है 90 बच्चों, 90 का अभाज्य गुणनखंड करके दिखाओ 90 का। ठीक है, 90 का हमने पूछा आपसे कि 90 का बताओ। आप कहोगे सर 90 का क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये 45 होता है, और फिर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये 15 होता है, फिर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये 5 होता है, और फिर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 1 होता है। अर्थात मेरे बच्चे आप कह सकते हो कि 90 को हमने डिवाइड किया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 से। चलो एक आध क्वेश्चन और लगाते हैं मेरे बच्चे, एक आध क्वेश्चन और लगाते हैं। 625 का डिवाइड करो, है ना, 625 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 625 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए जल्दी से। 625 का पहले आप कोशिश करना भाई कि 625 को हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, 2 से। नहीं होगा 3 से करके देखो, 3 से भी नहीं होगा ना, 3 से नहीं 5 से डिवाइड होगा। मेरे बच्चे 625 को जब आप 5 से डिवाइड करते हो तो ये एक बार में हमारा चला गया 5, बच गया 1, 1 पर 2 का मतलब 12, 5 दूनी 10 2 बार में, फिर बचा 2 पर 5 25, फिर 5 बार में। अब फिर 5 से भाग लगाएंगे 125 को तो ये 25 बार में, और फिर 5 से भाग लगाएंगे तो 5 बार में, और फिर 5 से तो 1 बार में। तो हम कह सकते हैं कि 625 जो है बच्चों वो डिवाइड हो गया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 में। मेरे बच्चे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, क्या दिया क्वेश्चन में, 210। मेरे बच्चे 210 को आप डिवाइड करके दिखाओ, 210 को डिवाइड करके दिखाओ जल्दी से। 210 को डिवाइड करके दिखाओ जल्दी, है ना, 210 को डिवाइड करके दिखाओ। 210 को मेरे बच्चे 210 को जब आप डिवाइड करने जाओगे सबसे पहले 2 से, जब आप 210 को 2 से डिवाइड करोगे तो आता है 105। अब ये 105 किससे डिवाइड होगा, 105 बच्चों देखो, अगर संख्याओं का जोड़ 3 से कट रहा हो, संख्या 1 है और 5 है, 1 और 5 क्या होता है 6, यानी ये 3 से कट रहा है। जब ये 3 से कट रहा है कितनी बार में बच्चों, 3 से कट रहा है ये 35 बार में। ठीक है, ये 3 से कट रहा है 35 बार में, और बच्चों फिर ये 5 से कट रहा है 7 बार में, फिर ये 5 से कट रहा है 7 बार में। तो आपको पता होना चाहिए मेरे छोटे भाई बहन, ये फिर से कट रहा है 7 बार में, और फिर 7 से 1 बार में। तो 210 को हमने डिवाइड किया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो प्यारे बच्चों बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मेरे बच्चे बताओ हाँ या ना, हाँ या ना, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? और आज आप लोग, है ना, जल्दी बता दीजिए मुझे, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, आज अकेला कोई फील नहीं कर रहे ना मेरे बच्चे, कोई भी विद्यार्थी जी आज अकेला फील नहीं कर रहे ना मेरे बच्चे, बताओ आज अकेला फील तो कोई नहीं कर रहा है ना? ये आज जो आप लोगों ने प्यार दिखाया है मेरे बच्चे, मैथमेटिक्स, है ना, इसलिए कहते हैं भाई मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है। आज आप लोगों ने जो प्यार दिखाया, मैंने आप लोगों को उस समय नहीं रोका क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई में आप लोग लगे थे। आइए बच्चों, आज आप लोग का आप देख करके आप यही बोलने वाले हैं कि वाह, आज मेरे बच्चे मैथमेटिक्स की क्लास में जो आप लोग पढ़ रहे हैं इसको देखकर सिर्फ और सिर्फ आप यही बोलेंगे वाह। देखिए बच्चों, ये रहा मैथमेटिक्स की क्लास,
आप अकेले नहीं हैं इस क्लास में, इसके लिए एक बार ताली होना चाहिए। एक बार गिनती कर लीजिए अपने भाइयों को और एक बार ताली बजा दीजिए। ये है आपका प्यार 9114। मेरे बच्चे, जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, ये होता है प्राकृत, ये है पूर्ण, ये है पूर्णांक, और अभी बच्चों मात्र 300 बच्चे कम हुए, 8800 बच्चे अभी देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों आज आपकी संख्या है 9114। ये बच्चों इससे भी हाईएस्ट गया था, मैंने देखा था लास्ट आप लोग का ये था 9400। ये देख करके वाओ, सिर्फ वाओ निकलना चाहिए मुंह से भाई साहब, आज क्या निकल सकता है। आइए तो ये अगर संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड आपको आता है, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड अगर आपको आता है तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। आइए लिखना शुरू कीजिएगा, लिखना शुरू कीजिएगा, लिखना शुरू कीजिएगा मेरे बच्चे, है ना। टॉपिक लिखिएगा, टॉपिक लिखिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना। टॉपिक लिखिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना सीखें, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM, अभाज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM, है ना। HCF तथा LCM, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM। क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है हमारा 18 और 24। 18 और 24 हमें क्या करना है, इसका HCF निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो सोचिए पहले कि अगर बच्चों 18 और 24 है तो पहले 18 को हम तोड़ते हैं, ठीक है। 18 को हम तोड़ते हैं, 18 को हम सबसे पहले तोड़ेंगे 2 से तो 9 होगा, और फिर हम 3 से तोड़ेंगे तो 3 होगा, और फिर 3 से तोड़ेंगे तो 1 होगा। तो बच्चों आप कह सकते हो कि 18 जो हमारा टूटा है, 18 जो टूटा है वो 2 मल्टीप्लाई 3 में टूटा है। उसके बाद जैसे ही 18 हो गया, है ना, जैसे ही 18 हो गया फिर हम लोग अब 24 को तोड़ते हैं। बच्चों जब हम 24 को तोड़ते हैं 2 से तो आता है 12, और फिर 2 से तो आता है 6, फिर 2 से तो आता है 3, और फिर 3 से तो 1। तो मेरे बच्चे हम लिखते हैं 24 बराबर, हम लिखते हैं 24 बराबर 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब बच्चों क्या है कि सबसे पहले इसमें हम HCF निकालते हैं, है ना। मेरे बच्चे सबसे पहले क्या निकालते हैं, HCF। तो ये बताओ HCF में क्या होता है, जल्दी से मेरे बच्चे, HCF में क्या होता है। HCF में जो चीजें दोनों में कॉमन हो उसे HCF लेते हैं हम लोग। तो मेरे बच्चे बताओ दोनों में कॉमन क्या है, HCF क्या होगा, दोनों में कॉमन होना चाहिए, है ना, दोनों में कॉमन होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1 2 यहाँ पर है और 1 2 यहाँ पर है, ठीक है, फिर 1 3 यहाँ पर है और फिर 1 3 यहाँ पर है। यानी कि बच्चों इस तरह से जो दोनों में कॉमन होता है, मैंने आपको पढ़ाया था फुल बैच में, जो दोनों में कॉमन होता है वही HCF होता है। तो दोनों में 2 2 है तो 2 और 1 बच्चों 3, तो टोटल हो गया 6, हमारा आंसर हो गया HCF का। जब हम LCM की बात करेंगे, जब हम LCM की बात करेंगे तो मेरे बच्चे हमें बस ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं हैं। हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं हैं, हमारे पास संख्या 2 है, हमारे पास 3 है, हमारे पास बस 2 ही, और ना हमारे पास 2 और 3 है। तो जहां 2 ज्यादा है 2 को हम वहीं से उठाएंगे जहां 2 ज्यादा है, और 3 को हम वहीं से उठाएंगे जहां 3 ज्यादा है। तो 2 देखो नीचे ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन नीचे ज्यादा है, तो जहां से ज्यादा है वहीं से उठाएंगे। यानी 2 को जहां नीचे है ज्यादा बार, तो 2 वाला ज्यादा नीचे से उठाएं। 3 ज्यादा कहां पर है, 3 नीचे में ज्यादा है या ऊपर में ज्यादा है, 3 ऊपर में ज्यादा है, 2 बार है। तो बच्चों 3 की मल्टीप्लाई 3 से, टोटल देखो बच्चों 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। आंसर मैच कीजिएगा। अगर किसी बच्चे का आंसर है HCF हमारा होगा 6 और LCM होगा 72, किसी का आंसर आया है तो बोलो बच्चों जल्दी से कि यस गुरुदेव हमारा आ गया, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से बोल दो आ गया तो, क्योंकि हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन किसी का भी मैच कर गया, ठीक है, अगर आपका उत्तर मैच कर रहा है तो प्लीज मुझे बताइए कि सर उत्तर मैच कर गया।
लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा आपके सामने है। सवाल नंबर दूसरा है बच्चों, है ना, सवाल नंबर दूसरा है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का आपको HCF निकालना है और LCM निकालना है, वो भी बहुत फास्ट। बच्चों 12, 15, 21, जब हम 12 को तोड़ने जाते हैं 12 को, तो मैं 2 से लगाता हूं तो 6, और फिर 2 से लगाता हूं तो 3, और फिर 3, अरे हाँ ठीक है, और 3 से 1, ठीक है। तो बच्चों 12 को मैं लिखूंगा, मुझसे पहले कोई बना के दिखाओ, मुझसे पहले। तो 12 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 लिख देंगे। फिर 15 को बच्चों 3 से, है ना, 3 से, 3 पचे 15, और फिर 21 को बच्चों, 21 को 3 से, तो 3 7 ते 21। सबसे पहले मेरे बच्चे हमें चाहिए HCF। क्या चाहिए? HCF में क्या होता है, हमें ये देखना है कि ये तीनों में होना चाहिए। जो भी संख्या हम देख रहे हैं तीनों में होना चाहिए मेरे बच्चे। HCF यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि 3 हो जाएगा। LCM की बात करेंगे ना, LCM की तीनों में नहीं हो, लेकिन बच्चों देखना है कि कौन कौन सी संख्या हमने उपयोग में लाया है। तो उपयोग में क्या कहीं पर 2 है? हाँ। क्या कहीं पर 3 है? हाँ। कहीं पर 5 है? हाँ। कहीं पर 7 है? हाँ। तो कहीं पर भी हो, ये इसका कोई मतलब नहीं है कि सब में होना चाहिए। LCM ध्यान देना, बहुत सारे बच्चों का LCM नहीं निकलता है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सिर्फ आप ये देखिए कि इस पूरे में आपने कौन कौन से डिजिट का प्रयोग किया है, कौन कौन से नंबर का उपयोग किया है, उस नंबर को लिख दीजिए। फिर देखिए 2 सबसे अधिक कहां पर है। पहला है 2 सबसे अधिक कहां पर है? तो 2 यहीं पर है, सिर्फ 2 बार। जहां सबसे अधिक है वहीं से उठाएंगे, अब कहीं है ही नहीं तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 सबसे अधिक कहां है? देखिए 3 यहां भी एक बार है, एक बार है, एक बार है। जब मान लीजिए घर में 3 लोग हैं, सबके पास 10-10 रुपया है, तो सबसे अधिक किसका हुआ? सबका अधिक है ना, हो गया जी। तो लिखेंगे 3 से मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई। अब 5 सबसे अधिक कहाँ है? देखिए 5 किसी के पास है ही नहीं, इसी के पास है, तो एक ही बार है। 7 भी कहीं नहीं, एक ही बार है। मेरे बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 की मल्टीप्लाई 2, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, यानी 60 6 सत्ते 42, आंसर 420। मैच कीजिएगा 3 और 420। 3 और 420 अगर आपका आंसर है, समझिए आप बड़ा मेहनती बच्चा है, बहुत सही उत्तर निकालना जानते हैं आप। आंसर मैच करेंगे सब लोग मेरे बच्चे। आंसर होगा आपका 3 और 420। 3 और 420, 3 और 420, 3 और 420। देखिए जिसका सवाल यहां बन रहा है, समझिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। मान लीजिए 2025 का पेपर मैं दे रहा हूं आपको, लीजिए ये क्वेश्चन 2025 का मैं दे रहा हूं। 2025 का पेपर मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, है ना। 2025 का पेपर है, 24 है, 60 है और 90 है। 24 है, 60 है और 90 है। आपको HCF और LCM निकालना है। मान लीजिए 25 का पेपर है, ये मान लीजिए कि आपका बोर्ड एग्जाम था, है ना, है बच्चों, और 2025 में बच्चों बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 24, 60 और 90। HCF LCM निकालना है। दिखा दो पावर, दिखा दो फटाफट से, देखते हैं किसमें कितना है दम। गुरुदेव मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो आप 24 कह रहे हैं, 24 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं 12, फिर 2 से डिवाइड करता हूं 6, फिर 2 से डिवाइड करता हूं 3, फिर 3 से डिवाइड करता हूं 1। यानी कि बच्चों हम लिख सकते हैं 24 को 2 से डिवाइड करने से 2, फिर 12, फिर 2 से, तो 2 हो गया, 12 से फिर 2 से 6, फिर 2 से फिर 3, और फिर 3 से 1। 60 को 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से और फिर 5। 90 को बच्चों 2 से भाग करते हैं 45, फिर 3 से तो 15, और फिर 3 से तो 5। मेरे बच्चे हमें ये देखना है, सबसे पहली बात HCF में ये देखना है कि बच्चों कहाँ कहाँ पर चीजें कॉमन है। तो बच्चों ध्यान देना, 1 2 कॉमन है, 1 2 कॉमन है, 1 2 कॉमन है, फिर यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, नहीं है ना। 1 3 कॉमन है, 1 3 कॉमन है, 1 3 कॉमन है। फिर बच्चों अगर हम देखते हैं 5 यहाँ है, ऊपर नहीं है, है ना। तो 1 2 और 1 3, सिर्फ मेरे बच्चे 1 2 और 1 3 कॉमन है, अर्थात 6 हो गया हमारा LCM। बच्चों HCF LCM की बात करें तो जो जो नंबर्स हमने उपयोग किए हैं, हमने 2 उपयोग किए हैं, हमने 3 उपयोग किए हैं, 5। तो बच्चों देखना है कि 2 सबसे अधिक, है ना, 2 सबसे अधिक कहां पर है।
2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, लेकिन सबसे अधिक यहाँ पर है, 3 बार है। तो जहां सबसे अधिक 2 है वहीं से उठाएंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखो 3 कहाँ कहाँ पर, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, जहां 3 सबसे अधिक है वहीं से उठाएंगे। इतना आसान बच्चों फॉर्मेट है। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी, अधिक कहाँ पर है, कहीं अधिक नहीं है तो कहीं से उठा लो, क्या फर्क पड़ता है मेरे बच्चे। 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंजे 360। मेरे बच्चे आंसर होगा 360। तो HCF होगा 6 और LCM होगा 360। अगर किसी सूरवीर ने, अगर किसी योद्धा ने आंसर बना दिया है मेरे बच्चे, है ना, अगर किसी विद्यार्थी जी ने आंसर बना दिया है तो बिल्कुल सही बना दिया है। आंसर होगा हमारा 6 और 360। मेरे साथ बच्चों जुड़े हैं बहुत सारे बच्चे, अंजलि, शमीर, गोलू, रजनीश, अभय, विनोद, अमित कुमार, इतिहास, रागिनी, पप्पू, जूही, अंकित। चलो मेरे बच्चे आपका आंसर हो जाएगा 6 और 360। 6 और 360 इस तरह से हम HCF और LCM बता सकते हैं मेरे बच्चे, इस तरह से हम HCF और LCM बता सकते हैं। चलिए हम ढेर सारा क्वेश्चन देंगे आपको बनाने के लिए, लेकिन उसके पहले टॉपिक अब चेंज करते हैं। टॉपिक चेंज करें, बताओ इस टॉपिक को आप 100% में कितना परसेंट समझ गए मेरे बच्चे। इस टॉपिक को मैं अगर 100% कह देता हूं तो मेरे भाई बहनों ने कितना परसेंट समझ लिया है 100% में से। 100% में से आपने कितना परसेंट समझ लिया। यस चलो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, लिखिएगा टॉपिक चेंज कीजिएगा, लिखिएगा मेरे विद्यार्थी जी टॉपिक चेंज। क्या लिखना है, टॉपिक चेंज लिखिएगा। टॉपिक नंबर 2 लिखिएगा, क्या लिखना, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना सीखें। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों के, क्या लिखेंगे बच्चों, अभाज्य गुणनखंडों के, अभाज्य गुणनखंडों के, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, है ना, गुणनफलों के रूप में, गुणनफलों के रूप में, गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना सीखें, व्यक्त करना सीखें। अब क्या होगा मेरे बच्चे, हम क्या करेंगे, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर हम उसको गुणनफल के रूप में लिख देंगे। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन हर वर्ष एग्जाम में बच्चों इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिएगा लिखिएगा, सबसे पहले बच्चों मान लीजिए कि 16 है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि क्वेश्चन 16 है, तो 16 को 16 के तरह नहीं लिखना है, 16 को पहले तोड़ना है और फिर इसको सजाना है मेरे बच्चे। 16 को 16 के तरह नहीं लिखना है, 16 को पहले तोड़ना है और फिर सजाना है। चलिए 16 को तोड़िए, है ना। 16 को जब हम पहले तोड़ेंगे तो 16 को 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1, यानी 16 को हमने तोड़ा 2 2 2 2, यानी कि 16 4 बार में। तो बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसको 2 को ऐसे नहीं लिखना है, 2 को हम लिखेंगे भी मेरे बच्चे तो ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2। अब सिर्फ 2 है तो 1 2 3 4, तो माथे पर 4 लिख के छोड़ देंगे ऐसे। ये हुआ बच्चों तरीका। अब मान लीजिए जैसे 120 है, अब बताओ 120 में क्या होगा। 120 में आप लोग बहुत तेज है मुझे पता है, बस आप लोग को एक बार बता दिया जाए फिर तो आप लोग क्वेश्चन को इतना अच्छे से बनाते हैं बच्चों। क्या है, 120 है, तो 120 है, 2 से देंगे तो 60 होगा, फिर 2 से फिर 30 और फिर 2 से तो 15 और फिर 3 से तो ये 5। अर्थात बच्चों हम लिखेंगे 2 को 1 2 3 बार 2 है तो 2 पर पावर 3 लिखेंगे, और 3 सिर्फ एक बार है तो 1 पावर नहीं लिखते हैं, 5 एक ही बार है तो 5 लिखते हैं मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं देना चाहता हूं, है ना, 3125 हमारा क्वेश्चन है। इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मान लीजिए 2025 के पेपर में आ गया, मान लीजिए 2025 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है बच्चों 3125, सोचिएगा 3125 हमारा क्वेश्चन दिया गया है और आपको सही क्वेश्चन बनाना है। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, सवाल जब हमारा 3125 का है, 3125 का है, देखो बच्चों लास्ट में जब हमारा 5 हो तो वो संख्या 3 से ट्राई करना, 3 से ट्राई करना या तो डायरेक्ट 5 से ट्राई करना। 3 से ट्राई करोगे 4 2 6 ना 3 1 4 2 6,
6 5 11, 3 से नहीं जाएगा, 5 से, 5 से 6 पंजे 30 और बच्चों 625 और फिर 5 से ट्राई करना तो ये जाएगा बच्चों 125 और फिर 5 से ट्राई करना तो ये जाएगा बच्चों 125, फिर 5 से ट्राई, माफ कीजिएगा 25 जाएगा और फिर 5 से ट्राई करना तो मेरे बच्चे ये हो जाएगा 5 और फिर लास्ट में 5 से ट्राई करना तो हो जाएगा 1, यानी कि बच्चों 1 2 3 4 5, यानी मेरे बच्चे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 के ऊपर में पावर भी 5, 5 के ऊपर पावर 5। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या किसी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और आपको बोला जाए कि मेरे बच्चे इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए तो क्या आपसे हो पाएगा? मेरे बच्चे बताइए क्या हो पाएगा? कृपया एक बार प्यारा सा इमोजी भेजें, यस लिख करके भेजें कि यस गुरुदेव, मेरा वादा है आपसे कि मैं इस टॉपिक में पारंगत हूं, मैं इस क्वेश्चन को बना दूंगा। ऐसा सवाल अगर पूछा गया तो मुझसे ये सवाल बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। जल्दी बताइए, हो जाएगा ना? यस यस। आइए विद्यार्थी जी, हमें भी भरोसा है आपके ऊपर कि ऐसा सवाल जब लिखा रहेगा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें तो आप उस सवाल को बनाइएगा, मुझे पूर्ण भरोसा आपके ऊपर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, अगला टॉपिक। अगले टॉपिक को समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप टॉपिक को समझिए बहुत अच्छे से। बच्चों टॉपिक समझते हैं, टॉपिक लिखा है टॉपिक नंबर 3। टॉपिक में क्या है बच्चों? टॉपिक में क्या है कि दो संख्या है, उसका हम HCF LCM निकालेंगे पहली बात, ठीक है ना। टॉपिक नंबर 2 है, टॉपिक नंबर 3 है ना बच्चों। HCF एवं LCM से संबंधित प्रश्न। अब यहां आप देखेंगे कि इतना प्यारा सा क्वेश्चन यहां से बनता है, HCF और LCM से संबंधित प्रश्न, इतना प्यारा सा क्वेश्चन बनता है। बच्चों हमने आपको दो संख्याएं दी, एक संख्या दी हमने आपको 15 और एक संख्याएं दी हमने 40। आप मुझे बताओ इसका HCF क्या होगा, इसका LCM क्या होगा? जल्दी, HCF क्या होगा और LCM क्या होगा? मैंने सिर्फ दो संख्याएं आपको दी हैं बच्चों। हमने आपको जब दो संख्याएं दी हैं तो आप मुझे बताओ इसका HCF और LCM। तो देखिए इसके कई तरीके हैं, एक हमारा अभाज्य गुणनखंड का भी तरीका है, तो हम गुणनखंड से भी इसको चेक कर सकते हैं HCF LCM। तो पहली बात है कि 15 को जब हम तोड़ेंगे, 15 को जब तोड़ेंगे तो 3 से 3 गुणा 5 15। जब हम 40 को तोड़ेंगे पहले 2 से तो 20 और फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। तो मेरे बच्चे ऐसे तोड़ सकते हैं। जब बातें हो रही हैं इसकी HCF की, यानी इसकी HCF की बातें हो रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि HCF में क्या होता है कि दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए, जो कॉमन होता है वही HCF होता है। तो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो HCF हमें ऐसा लग रहा है कि HCF हमारा 5 होगा। जब हम LCM की बात करते हैं तो मैंने बताया था आपको LCM में क्या होता है कि आपने कौन कौन से नंबर का यूज किया है। जो नंबर का यूज किया है उस नंबर को पहले मन में रखिए आप कि हमने 2 3 5 का यूज किया है। बच्चों 2 सबसे अधिक बार कहाँ है? 2 सबसे अधिक बार नीचे है, ये 2 सबसे अधिक बार है। कितनी बार है? 2 × 2 × 2। अब ये बताओ 3 कहाँ पर है? सर 3 अगर आप देखेंगे 3 एक ही बार है और 5 भी एक ही बार है। तो मेरे बच्चे आप टोटल देख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 3 24, 24 पंजे कितना होता है? 120। तो मेरे बच्चे अब आप निकाल चुके हैं HCF LCM, है ना। अब आप HCF LCM भी निकाल चुके हैं। मैं आपको एक प्रयोग करना है ना, मैं आपको एक प्रयोग करने के लिए कहता हूं, ध्यान दीजिएगा। आप एक छोटा सा प्रयोग कीजिए, दोनों संख्याओं को गुणा कीजिए, दोनों संख्याओं को गुणा कीजिए, यानी कि संख्याओं को गुणा कीजिए, है ना। संख्याओं का गुणा कीजिए बच्चों जल्दी से, है ना। संख्याओं का गुणा कीजिए, संख्याओं का गुणा, जल्दी से गुणा कीजिए संख्याओं का, जल्दी से। तो आप कहेंगे सर संख्याओं का गुणा करना है? यस, कर देता हूं मैं गुणा संख्याओं का। एक 15 है और एक 40 है, आपने कहा दोनों को गुणा करो, तो बच्चों मैंने कर दिया 15 और 40 को गुणा। जब मैंने 15 और 40 को गुणा किया तो मुझे मिला 0 की 0 और 15 चौके 60, मुझे मिला टोटल 600। वाह, ताली होना चाहिए कि सर अगर संख्याओं का गुणा करने के लिए मैंने बोला तो आपने गुणा किया और आपने लाया कितना? 600।
अब आप मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप जो एलसीएम आया है और जो एचसीएफ आया है उनको गुणा करो, बराबर का चिन्ह दे दो और बच्चों गुणा कर दो, गुणा कर दो। जो आप एचसीएफ लेकर आए हो और जो एलसीएम लेकर आए हो उसको गुणा कर दो। अच्छा ये भी करना है, कर देता हूं मैं। चलो भाई ध्यान से देखना, मेरा एलसीएम है 5 और सॉरी एचसीएफ है 5 और ये है 120। मेरे बच्चे जब मैंने 5 और 120 को मल्टीप्लाई किया तो टोटल हमें मिला 12 पंजे 60, मुझे मिला 600। आप क्या सीखे यहाँ से बताओ, आप यहाँ से क्या सीखे? गुरुजी हम यहाँ से यही सीखे कि जब दो संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं तो वो उनका गुणनफल यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो मेरे बच्चे ये सूत्र याद रखिएगा जीवन भर, सूत्र याद रखिएगा, सूत्र याद रखिएगा हमेशा कि दो संख्या मान लेते हैं ए और बी, यदि दो संख्या ए और बी को गुणा किया जाए तो उसका गुणा उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। बताइए जल्दी से, क्या आप याद रखेंगे? क्या आप इस टॉपिक को याद रखेंगे? मुझे जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि हाँ गुरुदेव बिल्कुल याद रखेंगे कि जब भी दो संख्याओं का गुणा किया जाएगा तो उसका गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, बढ़ जाए आगे, बढ़े आगे, बताओ बढ़ जाएं। हाँ तो याद रखना बच्चों कि जब भी गुना होगा तो ऐसा कुछ मामला देखने को मिलेगा। अब चलिए बच्चों सवाल पर आते हैं। सवाल आपके सामने है, सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है, क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है कि दो, है ना, लिखना है ना, लिखा है बच्चों, है ना। क्वेश्चन है बच्चों कि मान लीजिए कि सवाल दिया गया है, सवाल दिया गया है 24 और, है ना, 24 और 24 और 24 और 24 और 60 का, 24 और 60 का, 60 का, है ना, 24 और 60 का, 24 और 60 का मौसौ, 24 और 60 का मौसौ 12 है, मौसौ 12 है। तो लौसौ ज्ञात करें, लौसौ ज्ञात करें। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी मुझे पता है कि आप बहुत प्यार से इस सवाल को बना देंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, हमें दो संख्याएं दी गई हैं, एक संख्या 24 है और एक संख्या हमारा 60 है। दो संख्याएं हैं, अब इसमें से एक का मौसौ दिया गया है और हमें लौसौ ज्ञात करना है। बच्चों आपको पता है ना, आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको पता है बच्चों कि देखो ध्यान से कि दो संख्या है ना, यानी दोनों संख्या का गुणनफल, यानी आपको आप जानते हैं, है ना बच्चों, हम जानते हैं कि, है ना, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई साहब, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप, हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो मेरे बच्चे मौसौ बोले तो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। मुझे जल्दी बताओ कि दो संख्या बच्चों ए और बी, एक है 24 और एक है 60, उसमें से मौसौ अगर मालूम है 12, लौसौ नहीं मालूम है, तो बच्चों ऐसे लिखेंगे, 12 से हम इसे कटा देंगे, 12 से 12 दूना 24 और 2 से अगर 60 को गुना करेंगे 120 बराबर एलसीएम। इसीलिए हम लिखेंगे, इसीलिए हम लिखेंगे कि लौसौ बराबर होगा 120 आंसर, लौसौ बराबर होगा 120 आंसर, लौसौ बराबर होगा 120 आंसर। मेरे बच्चे समझ गए, समझ गए। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अगला सवाल लिखेंगे जल्दी से, अगला प्रश्न लिखेंगे, अगला प्रश्न लिखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, लिखते हैं बच्चों, है ना, अगला सवाल लिखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन है ना, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का मौसौ तथा लौसौ, दो संख्याओं का मौसौ तथा लौसौ क्रमशः 18 और 120 है, 18 और 120 है, फुल स्टॉप। यदि एक संख्या मेरे बच्चे, यदि एक संख्या 240 है, यदि एक संख्या, माफ कीजिएगा 240 नहीं होगा, 60 है ना, 60 भी नहीं होगा,
90, 90 भी नहीं होगा, अरे भैया, है ना, माफ कीजिए बच्चों, यहाँ पर 12 की जगह में 120 की जगह में 1200, 120 की जगह में 1200, यदि दो संख्याओं का मौसम तथा लसौ 18 और है ना, एक ना 1200 है, यदि एक संख्या 240 है, यदि एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, दूसरी संख्या ज्ञात करें। पूरे बच्चों फटाफट से अपने आप को झोंक दीजिए, हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। आपको पता होना चाहिए बच्चों अच्छे से कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। मेरे बच्चे अब पढ़ो क्वेश्चन में, दो संख्याओं का मौसौ, मौसौ मतलब HCF और लौसौ 18 और 120 है ना, 18 और 1200 है, 18 और 1200 है मेरे बच्चे, तो 18 और 1200 है, तो 18 हमारा मौसौ है यानी HCF हमारा 18 है और LCM हमारा 1200 है, LCM हमारा 1200 है। बच्चों अगर कहते हैं, ध्यान दीजिए, एक संख्या 240 है, एक संख्या 240 है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। बच्चों 0 और 0 कैंसिल हुआ, 0 0 कैंसिल हुआ और 24 पंजे होता है 120, 18 पंजे 90, तो दूसरी संख्या मेरे बच्चे 90 निकल जाएगी। आप लोग निकाल के देखिए, दूसरी संख्या 90 निकल जाएगी। जिन विद्यार्थी जी का आंसर दूसरी संख्या 90 है, आप सबके लिए बच्चों मैं कहूँगा कि ऐसे ही मेहनत करते रहिए, इस चैप्टर से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब ये क्वेश्चन पूछने का टाइप अलग है, क्वेश्चन यही है लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आप जानना चाहेंगे वह तरीका कौन सा है? क्या आप जानना चाहेंगे बच्चों तरीका कौन सा है? सर बता दीजिए। आइए बच्चों मैं आपको बताता हूँ। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पर क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, यानी बच्चों अलग तरीके से सवाल पूछा जाएगा आपसे, है ना। क्वेश्चन वही है पर तरीका जो है क्वेश्चन पूछने का वो अलग है, ठीक है ना मेरे बच्चे। ये तो बड़ी गलत बात है, ठीक है। सवाल सवाल सवाल, तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। पूछे? आ जाइए। अब बच्चों ये है ना, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग तरीके से पूछा जाता है। अब ये अलग तरीका क्या है? अलग तरीका ऐसा होता है मेरे बच्चे, ऐसा होता है, यदि सवाल लिखा रहेगा मेरे बच्चे कि यदि 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 HCF, यदि HCF 72 120 बराबर 24, तो LCM 72 120 ज्ञात करें। ऐसा आप लोग सुने होंगे और ऐसा आप लोग देखे होंगे, सुने तो नहीं देखे होंगे मेरे बच्चे, बहुत सारा क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, सवाल वही है पर पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भैया 72 और 120 का HCF दिया है 24 और हमें 72 और 120 का LCM निकालना है। यानी बच्चों मामला वही है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो है बराबर होता है HCF गुना LCM। मेरे बच्चे अब बताओ दो संख्या क्या है? जो बीच में आप देख रहे हैं ना, ये दोनों संख्या ही तो है, एक 72 है और एक 120 है। अब उसमें से HCF का मान देखो सामने दिया है अर्थात 24, LCM नहीं दिया है तो हम लिखेंगे LCM। मेरे बच्चे आपको पता होना चाहिए कि 24 पंजे होता है ये 5 बार में, 72 पंजे होता है 360, 360 बराबर LCM। अगर कोई विद्यार्थी जी हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने LCM 360 निकाल लिया है, समझो वो बहुत मेहनती हैं, समझिए वो बहुत मेहनती हैं और उन्होंने अपना कार्य कर लिया है। मेरे बच्चे उत्तर मैच कीजिए, उत्तर मैच कीजिए सब लोग। हो गया? चलो, तो इस तरह से अगर सवाल दिया रहे तो आपको समझ लेना है कि ये दोनों संख्याएं हैं, ये इसके सामने जो लिखा है वो समझो इसका मान है और जो निकालने बोला है समझो हमें LCM निकालना है। तो बच्चों क्या हम इस टॉपिक को छोड़कर आगे बढ़ें? बताओ इस टॉपिक को 100% में मेरे विद्यार्थी जी ने कितना सीखा है? अगर मैं इस टॉपिक को 100% कहता हूं तो मेरे विद्यार्थी जी ने सीखा है ना? बताओ जल्दी से
दिल बनाकर भेजिए कि सर हम लोगों ने इस टॉपिक को सीख लिया है। जल्दी से, अति सुंदर, बहुत सुंदर। आइए बच्चों है ना, इतने अच्छे से होमवर्क डिजाइन किया गया है आपके लिए। जब होमवर्क आपके पास जाएगा आप देखेंगे डीपीपी बच्चों, देख करके खुश हो जाएंगे कि सर जो क्वेश्चन पढ़ाया गया है हर क्वेश्चन का प्रैक्टिस वहां करना है, हर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, हर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। लिखिए बच्चों यूक्लिड विभाजन, क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन। टॉपिक लिखिएगा, टॉपिक लिखिएगा, लास्ट टॉपिक है बच्चों, टॉपिक लिखिएगा, टॉपिक शायद 4 होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा, है ना, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा, है ना, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना, एल्गोरिथम विधि द्वारा, एल्गोरिथम विधि द्वारा, एल्गोरिथम विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा, विधि द्वारा मौसो ज्ञात करना सीखें, है ना, मौसो ज्ञात करना सीखें, मौसो ज्ञात करना सीखें। तो बच्चों एक बड़ी ही प्यारी सी विधि है जिसका नाम यूक्लिड है। आप लोग सुने होंगे, कौन कौन सुने हैं भैया? सुने हैं कि नहीं सुने हैं बताइए। सर जरूर, है ना, हर विद्यार्थी जी सुने होंगे। यूक्लिड विभाजन विधि को हर किसी ने सुना होगा, जहां पर हमारे पास 2 संख्याएं दी होती हैं। सर डीपीपी कहाँ मिलेगा? आपके बैच में मिलेगा, आपके क्रैश कोर्स में मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, 2 संख्याएं होती हैं, एक छोटी होती हैं और एक बड़ी होती हैं। बच्चों पहले बताओ अभाज्य गुणनखंड का ये जो फार्मूला क्या है? सर इसका फार्मूला याद रखना है सबसे पहले, सूत्र। इसका सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है कि हम a बराबर होते हैं बी क्यू प्लस का आर, a बराबर बी क्यू प्लस का आर होते हैं, जहां r का मान बच्चों, r का मान हमेशा b से छोटा होता है लेकिन 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी होता है। इस चीज का याद रखना है मेरे बच्चे। a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। मेरे बच्चे बताना कि a कौन सी संख्या होगी? a हमेशा बड़ी संख्या होगी मेरे बच्चे, a हमेशा बड़ी संख्या होगी। हम b किसको मानेंगे? b हमेशा छोटी संख्या को मानेंगे, b हमेशा छोटी संख्या को हम लोग मानेंगे। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन पूछा रहता है कि यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मौसो ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन लिखें क्या आपके सामने? सर बताइए पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे 867 और 255। क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, 867 सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर पहला, सवाल नंबर पहला है मेरे बच्चे 867, 867 और लिखा है 255, 255। तो मेरे बच्चे बताओ इसमें a कौन सी संख्या है और b कौन सी संख्या है? सर देखेंगे सबसे पहले यहाँ, जब भी हम यहाँ की बात करें आप समझना मेरे बच्चे, a मतलब बड़ी संख्या अर्थात 867, और जब भी b की बात हो रही है छोटी संख्या 255। मेरे बच्चे अब करना क्या है, एक रफ कार्य में 255 से 867 को भाग लगाना है। ठीक है, एक रफ कार्य में, एक रफ कार्य में मेरे बच्चे भाग लगाना है किससे? तो 255 जो छोटी संख्या है उससे 867 में भाग लगाना। बच्चों कितनी बार भाग लग पाएगा बताओ? सर अगर आप 3 बार भाग लगाओगे तो अच्छा भाग लग जाए। 3 से 3 पचे 15, हासिल रहा 1, 25 या 75 और 1 76 बचा यहाँ 2 0 1, 102 बचा। अब ये संख्याएं बड़ी हैं, ये संख्या छोटी हैं, तो इसको लेना है 255। मेरे बच्चे अब 102 है 255 है, 2 बार में हम लगाते हैं तो मेरे बच्चे 204 हो जाता है। अब फिर बचता है क्या? 51। अब ये फिर छोटा पड़ गया, फिर ये छोटा पड़ गया, अब ये फिर छोटा पड़ गया, तो 51 से अब इसको लेकर आते हैं 102 को। अब ये 2 बार में टोटल भाग लग गया 102। तो जब अंतिम बार भाग लगे, जब अंतिम बार भाग लगे तो याद रखना है अंतिम भाजक को। जो मेरे बच्चे अंतिम भाजक होता है वही हमारा आंसर होता है। अंतिम भाजक 51 है लेकिन सजाना है बच्चों, ये हमारा रफ कार्य है। ये अगर आप वहां बनाते हैं तो भी ठीक है, नहीं बनाते तो भी ठीक है, वो रफ कार्य है, उसका कोई चेक चूक नहीं होता है। मेरे बच्चे यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या लिखना है? यूक्लिड विभाजन, क्या लिखना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना, एल्गो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। मेरे बच्चे इस विधि से अगर हम बात करें तो जल्दी से मुझे बताओ कि भाई मेरे सबसे पहले फॉर्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान हमेशा
आर का मान हमेशा बी से छोटा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर हम रखेंगे। मेरे बच्चे बताओ, अगर मैं इसको सजाने की बात करूं, अगर मैं इसको सजाने की बात करूं तो ध्यान देना, सबसे पहली संख्या कौन सी है सर? सबसे पहली संख्या है मेरे बच्चे 867। इधर आ जाओ, 867। तो बच्चों 867 को हमने किससे भाग लगाया? 255 से। कितनी बार भाग लगाए बच्चों? पहली बार में कितनी बार भाग लगा? तो भाग लगा 3 बार। जितनी बार भाग लगा है इसको यहाँ लिखेंगे कि भैया भाग लगा 3 बार। शेष क्या बचा है बताओ? शेष क्या बचा है गुरुदेव? 3 बार भाग लगा, शेष बचा 102। 102। अब जो शेष बचा है उसी से हम भाग लगा रहे हैं। किसको? नहीं, अब भाग लगा रहे हैं 255 को। किससे? 102 से। कितनी बार भाग लगाए बताओ? कितनी बार भाग लगा? 255 को भाग लगा रहे हैं 2 से। कितनी बार भाग लगा? 2 बार। तो लिखना जरूरी है बच्चों 2 बार। बचा कितना? 51। अब जो देखो यहां से, अब 102 को ही भाग लगाते हैं 51 से। कितनी बार? 2 बार। क्या बचा? शेष 0। जब शेष 0 बचे तो पूछो भैया अंतिम भाजक कौन सा है? तो लिखेंगे बच्चों अंतिम भाजक, जो हमारा अंतिम भाजक है इसके बारे में पूछिए। अंतिम भाजक मेरे बच्चे ये देखो 51 है ना। ये देखना चैन ऐसे आता है, यहाँ आता है, ये वाला यहाँ आता है मामला। तो बच्चों 51। इसीलिए मेरे बच्चे, इसीलिए हमारा जो मौसा है बराबर 51 हो जाएगा। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है, बनाने का तरीका कितना अच्छा है। और कैसे हमें एग्जाम में रफ कार्य कहाँ लिखेंगे सर? बच्चों बगल में ही लिखना, नहीं तो पीछे तो एक ही स्लाइड मिलता है, पीछे नहीं हो पाएगा, वहीं लिखना। वहीं जहां क्वेश्चन बनाओगे रफ कार्य यहीं लिखना है, दूर में मत लिखना। खास करके इस क्वेश्चन का रफ कार्य यहीं लिखना है, कहीं दूर लेकर मत जाना। ठीक है, बक्से में रफ कार्य लिखना बच्चों। ठीक है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया जाए, अगला सवाल दिया जाए। यस, 51 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का 51 सही उत्तर होगा। इस क्वेश्चन का 51 सही आंसर होगा। 51 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर दूसरा बच्चों देखते हैं क्या होता है भाई साहब। सवाल नंबर दूसरा है 272 और 1032। क्वेश्चन है 272 1032। मान लो यही क्वेश्चन आ गया 2025 के पेपर में। अब मेरे बच्चे 2025 के पेपर में क्वेश्चन आ गया और इसका प्रयोग करके, ये यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके आपको बताना है इसका HCF और LCM क्या होगा। मेरे छोटे भाई बहन, सबसे पहले क्या करना, यहाँ मानना बड़ी संख्या को A। यहाँ क्या मानेंगे? सबसे पहले जो बड़ी संख्या A बराबर वो 1032 है और जो छोटी संख्या है वो 272 है। मेरे बच्चे अब लिखेंगे यहाँ पर, पहले जो छोटी संख्या है उसको ध्यान देना। 272 से हम भाग लगाएंगे जब 1032 में, तो सोचो कितनी बार भाग लगेगा? 4 बार भाग लगाओगे। 4 बार में 180, 27 चौके 27 दूना 54, 1080 हो जाएगा। 3 बार भाग लगेगा बच्चों। जब 3 बार भाग लगेगा तो 3 दूना 6, 7 या 21, हासिल रहा 2, 3 दूनी 6 और 2 8। मेरे बच्चे 12 में से 6 गया तो 6 बचा। ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1 बचा और उसके बाद में है ना, उसके बाद में मेरे बच्चे यहाँ पर 216। और अब 216 छोटा पड़ गया। अब 216 छोटा पड़ गया, तो अब हम 216 छोटा पड़ गया। 272 मेरे बच्चे एक बार में हम लोग 216 देते हैं। तो बच्चों 12 में से गया तो फिर 6, 12 में से 6। अब यहाँ बचा क्या? 6 में से 1, तो बच्चों 5, 6 में से 1 गया तो 5, 56। अब फिर ये छोटा पड़ गया 56, फिर ये छोटा 216। मेरे बच्चे अगर हम 4 बार भाग लगाते हैं तो ज्यादा हो जाएगा क्या? 6 चौके 24 की 4, हासिल रहा 2, 20 2 22, ज्यादा हो जाएगा। फिर ये 3 बार ही भाग लग पाएगा बच्चों। 3 6 तिया 18, शेष रहा 1, 5 तिया 15 और 1 16। मेरे बच्चे 16 में से 6, यहाँ पर बचा 10 में से 4, ये 46 बच गया। 46 से अब 56 देंगे बच्चों, थोड़ा सा इधर ला दो। 46 से जब हम 56 को भाग लगाएंगे तो एक बार में हमारा 46 जाएगा, बचेगा बच्चों 10। अब 10 हमारा छोटा पड़ गया, 10 से हमें 46 को भाग लगाना है। फिर बच्चों 4 बार में 40, फिर आ गया 6। अब 6 से 10 को भाग लगाना है, एक बार में 6,
बच गया 4, फिर 4 से 6 को भाग लगाना है, एक बार में 4 बच गया 2, 2 से भाग लगाना है 4 को, कट जाएगा बच्चों तो 2 आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2 आ जाएगा मेरे बच्चे, बहुत प्यार से। अरे क्या क्वेश्चन पूछा है गुरुजी, क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या सवाल पूछा था गुरुजी, मजा आ गया। ठीक है मेरे बच्चे, 2 आंसर निकल के आ रहा है, बताओ, है ना? 14 होगा, कैसे होगा बच्चों बताओ, कहाँ की बात कर रहे हो आप, कहाँ की बात कर रहे हो? 2 आंसर आएगा बच्चों, 90 आ गया सर। सर गलत हो गया आपका, अच्छा मेरा गलत हो गया, मिस्टेक हो गया क्या कहीं पर? 272, 1032 है ना, 1032 है ना बच्चों, 3 दूना 6 हो गया, 7 या 21 हो गया, हासिल रहा 2, 6 2 8, ठीक है 12 में से 6, 2 में से 1 गया, 1 बचा 8, 200, ठीक है 72, एक बार में मेरे बच्चे, 12 में से 6 बचा, ठीक है 6 में से 1 गया, 5 बचा। कहाँ गलती किया मैंने, कहाँ गलती किया मैंने, कहाँ गलती किया बच्चों? 8 से, है ना, तो 6 तिया 18, हासिल रहा 1 15 और 1 16, 16 16 में, अच्छा यहाँ मिस्टेक कर दिया, ओहो हो। देखो एक गलती से क्या हो सकता है, तो बच्चों यहाँ पर 8 बचा, 16 में से गया तो 8 बचा, अब यहाँ पर बचा बच्चों 0 0, 10 में से 4, अब बच्चों 48 है ना, ये 48 एक बार में 48 चला गया, अब 8 बचा, 8 छंग 48, 8 छंग 48। मेरे बच्चे देखो एक गलती की वजह से क्या हो सकता है, एक गलती की वजह से क्या हो सकता है मेरे छोटे भाई बहन, ये भी तो देखो। चलो है ना, तो आपने क्या सीखा अभी, अभी मुझसे क्या सीखा आपने कि सर गलतियां हो सकती हैं किसी से भी और ध्यान रखना चाहिए, है ना? तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम प्रमेय लिख सकते हैं, प्रमेय से। ये प्रमेय कहता है, ये प्रमेय कहता है कि देखो भाई ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखना, जहाँ आर का मान हमेशा बी से छोटा लेना और 0 से बड़ा या 0 के बराबर ले सकते हो। पहला मान है बच्चों 1032, 1032 को हमने 272 से कितनी बार भाग लगाया बताओ? भाग लगाया 3 बार, शेष क्या बचा बच्चों? शेष बचा 216, और फिर हमने भाग लगाया 272 को किससे? 216 से, कितनी बार? एक बार, शेष क्या बचा? 56, फिर भाग 216 को लगाया किससे? 56 से, कितनी बार? 3 बार, क्या बचा? 48, फिर हमने 48 ना, फिर हमने 56 को 48 से भाग लगाया एक बार, भाग कितना बचा? शेष क्या बचा? 8 बचा, और फिर 8 से हमने भाग लगाया, फिर हमने 8 से, है ना, 48 को हमने 8 से भाग लगाया, 8 छंग 48 प्लस 0, तो बच्चों बताओ अंतिम भाजक क्या है? तो लिखेंगे बच्चों अंतिम भाजक जो यहाँ पर आया है, अंतिम भाजक जो यहाँ पर आया है मेरे बच्चे, वो अंतिम भाजक ही 8 है, इसीलिए मौसौ क्या होगा बताओ? इसीलिए मेरे बच्चे मौसौ का मान क्या होगा? मौसौ का मान भी 8 हो जाएगा, ठीक है, तो मौसौ का मान भी 8 हो जाएगा। तो बताइए क्या आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं बच्चों? सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार है, ठीक है ना, बताइए क्या आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं मेरे छोटे भाई बहन? बता दीजिए जल्दी से कि यस गुरुदेव समझते हैं। देखिए लगभग मैं कह सकता हूँ कि इस चैप्टर का 70% भाग खत्म हो गया, इस चैप्टर का मैं कह सकता हूँ 70% भाग खत्म मेरे बच्चे, मैं कहना चाहूंगा कि 70% जो है समाप्त हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसका 30% बचा है, अब ये 30% में कल क्या पढ़ाएंगे? कल हम आपको साबित करना सिखाएंगे बच्चों, अगली क्लास में हम आपको सिखाएंगे साबित करना, साबित करना मेरे बच्चे कि √3 परिमेय संख्या है या नहीं, क्या साबित करना सिखाएंगे? नंबर 1 बच्चों, है ना, जैसे रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5, 3 + 2√5 डॉट डॉट को अपरिमेय साबित करना, को अपरिमेय साबित करना, अपरिमेय साबित करना हम आपको सिखाएंगे बच्चों। दूसरे में क्या होगा ध्यान दीजिए, दूसरे में दूसरा हम आपको बताएंगे कि बच्चों दशमलव प्रसार शांत है या नहीं, दशमलव प्रसार शांत है या नहीं, शांत है या नहीं,
तो विद्यार्थी जी आप कह सकते हैं कि ये 2 कॉन्सेप्ट बस पढ़ाने हैं। अगर कुछ और छूटा होगा, एक और बच्चों बचा है एलसीएम एचसीएफ का, एलसीएम एचसीएफ निकालकर उसको जांच करना बच्चों, है ना। एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएफ एंड एचसीएफ की जांच करना, ये छोटा सा टॉपिक एक और रह गया है। तो बच्चों एक क्लास में हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करना है मुझे बताओ। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में लिखना आप लोग। नेक्स्ट चैप्टर में जानने से पहले पहले बच्चों ढेर सारा प्रैक्टिस करना, ठीक है। एक ऑप्शन मिलेगा, एक बच्चों क्रैश कोर्स में एक ऑप्शन मिलेगा होमवर्क का। अभी होमवर्क चेक करना, 1 घंटे के बाद होमवर्क में सारे क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आप ज़रूर घर पे बनाना, सभी लोग होमवर्क बनाना, ठीक है बच्चों। चलिए, सुबह कितने बजे हमारी क्लास होती है, मॉर्निंग में कितने बजे क्लास होती है मेरे बच्चे। सुबह क्लास होती है सुबह 6 AM में। क्या हो रही है, संस्कृत बच्चों। अच्छा, अभी एसएसटी का क्रैश कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है क्या, नहीं हुआ है, एसएसटी का भी नहीं हुआ है, ये फुल कोर्स चल रहा है। अभी फुल कोर्स सर का बस खत्म होने वाला है, 1 आध दिन में तब चलेगा। क्या अभी उर्दू का क्रैश कोर्स नहीं चल रहा है, तो नहीं चल रहा है, नो बच्चों नो, ठीक है। 1 आध दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो अच्छे से कोई भी क्लास कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए। आज साइंस की क्लास नहीं ले पाए, इसके लिए क्षमा कीजिए बच्चों, सॉरी। आज 12th का क्लास दिन में बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए नहीं पढ़ा पाए थे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं बच्चों, सॉरी, सबसे सॉरी, सॉरी बच्चों, ठीक है। इसके बाद मेरे बच्चे हमारा मन है ट्रिगो शुरू करने का, ट्रिगो, क्योंकि बच्चों अभी आप लोग के अंदर जोश है, जुनून है, तो इसलिए बच्चों ट्रिगो पढ़ लीजिए, है ना। इसके बाद बच्चों ट्रिगो पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। नहीं, बहुपद ही पढ़ा देंगे फिर ट्रिगो पढ़ाएंगे, 2 चैप्टर कम से कम पढ़ा के इसके बाद बहुपद ही होगा, उसके बाद बच्चों ट्रिगो पढ़ाएंगे, ट्रिगो, ठीक है। तो 1 शॉट का क्लास कैसा लगा थोड़ा बता दो, आज क्लास कैसा लगा आपको, प्लीज 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 बताओ फटाफट से, क्लास कैसा लगा मेरे छोटे भाई बहन को, बताओ आप लोगों को क्लास कैसा लगा। ठीक है, क्लास कैसा लगा बताओ। गुरुजी अच्छा लगा, अच्छा लगा, नहीं बच्चों अच्छा लगना ही चाहिए था, क्लास अच्छा नहीं लगे तो फिर क्लास किस काम का बताओ। अच्छा लगा गुरुजी, अच्छा लगा, म- मस्त लगा गुरुजी, ठीक है। मेहनत कीजिए घर पे ना, जितना भी पढ़ाएं इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। जो भी 29 स्लाइड हम पढ़ाएं बच्चों, 29 स्लाइड पढ़ाए हैं, इसको घर पे मेहनत कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अभी भी बच्चों 6500 से भी ज़्यादा बच्चे जुड़े हैं क्लास में, इससे ये पता चलता है भाई कंपटीशन किस लेवल का है, किस लेवल का कंपटीशन है। हर बच्चे चाहते हैं पढ़ने के लिए, हर विद्यार्थी जी, ठीक है। तो डीओसी का नारा 450 प्लस हमारा, बाय लव यू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़िए जा करके। अभी कोई क्लास नहीं है, घर में सेल्फ स्टडी कीजिए, अब जाइए, बाय।